हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्निंग ट्रैक। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे आपकी जो है क्लास 9th और 10th की जो है सब्जेक्ट साइंस की जो आपकी चैप्टर्स हैं सेशन 2023 एंड 24 के लिए उनको जो है आपको कंप्लीट कराने के लिए मैंने यहाँ पे जो है प्लेलिस्ट शुरू की है। क्लास 9th का आपका जो है ऑलरेडी एक चैप्टर जो है आपका हो चुका है, जो चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। तो अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस पूछी जा सकती है, तो आप जो है इस प्लेलिस्ट से जो है आपके लिए बहुत सारी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि इससे आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं टॉपिक्स के रिगार्डिंग वो आपके कॉन्सेप्ट जो है बिल्ड हो जाएंगे, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे आपके एकेडमिकल जो स्कूल्स में एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए हो। क्लास 10th के लिए मैंने ऑलरेडी सिलेबस आपका जो है चैनल पर अपलोड कर दिया है कि आपके 2023-24 सेशन के लिए कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने कुछ चैप्टर आपके जो है इससे हटा दिए हैं इस बार। तो अब हम जो है चैप्टर वाइज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th को। तो आई होप आपको जो है ये वीडियोज हेल्पफुल रहेंगी आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में, और अगर आपको ये हेल्पफुल रहती हैं तो जो है आप अपने सपोर्ट के लिए जो है हम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो है नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको इन फ्यूचर आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स जो है आपको नोटिफिकेशन के रूप में पहले ही मिल जाएं। चलिए ठीक है, आज शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट है क्लास 10th का, केमिस्ट्री का पोर्शन रहेगा। चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। हमने फर्स्टली जो फर्स्ट चैप्टर में हमने कवर करना है वो करना है केमिकल रिएक्शंस को एंड इक्वेशंस को। देखिए, इसको ना समझने के लिए थोड़ा सा पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफली जो पता होना चाहिए वो होना चाहिए किसके बारे में, कि कोई भी चेंज होता है वो दो तरह का होता है, या तो कोई चेंज फिजिकल चेंज होगा और या कोई चेंज केमिकल चेंज होगा। अब देखिए, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को पहले डिफाइन कर लेते हैं। कोई भी ऐसा चेंज, किसी भी सब्सटेंस में ऐसा चेंज जो रिवर्सिबल है, जो कैसा है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल यानी कि उसको आप उसकी जो प्रीवियस ओरिजिनल जो उसकी स्टेट थी उसमें आप उसको वापस अगर ला सकते हैं, तो ऐसा चेंज आपका जो है फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज होने से कोई भी जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। मेनली हम जो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जो हम फिजिकल चेंज कंसीडर करते हैं वो हम इनको ही करते हैं जो आपके रिवर्सिबल चेंज होते हैं। देखिए, फिजिकल चेंज में जो मेनली आपका किया जाता है मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब जो आपको मैंने प्रीवियस क्लास 9th की अगर आपने वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि मेल्टिंग मतलब कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है वो अगर पिघल के जो है लिक्विड स्टेट में जाता है तो वो जिस उस जो प्रोसेस होती है उसको हम नाम देते हैं मेल्टिंग। उसके बाद बॉइलिंग, जब कोई भी लिक्विड अपने लिक्विड स्टेट को छोड़ के वेपर स्टेट में जाता है तब हम उसको बोलते हैं बॉइलिंग। तीसरा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है कोई गैस है, आप उसको इतना ठंडा कर रहे हैं कि वो गैस कन्वर्ट हो जा रही है वापस लिक्विड में, तब हम उस प्रोसेस को नाम देते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन और बहुत सारे और भी जो है आपके एग्जांपल्स हो सकते हैं फिजिकल चेंज के में, लेकिन आपने उसके लिए जो डेफिनेशन याद रखनी है वो केवल इतनी याद रखनी है कि कोई भी ऐसा चेंज जो रिवर्सिबल है, यानी कि अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस उसको जो है लाया जा सकता है, तो हम उस चेंज को नाम देते हैं क्या, फिजिकल चेंज। ठीक है, लेकिन हमारा ये जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हमें केमिकल चेंज के बारे में मेनली पढ़ना है। देखिए, केमिकल चेंज और केमिकल चेंज को बस वन वर्ड में आप ये समझ सकते हैं कि वो चेंजेस जिनमें जो है उनका स्ट्रक्चरल जो फॉर्मेशन है किसी भी सब्सटेंस की वो जो है चेंज हो जाती है, यानी कि हम उसको बोल सकते हैं कि जो चेंज है वो कैसा होता है, इरिवर्सिबल। ठीक है, वो कैसा होता है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब जिसमें आप ओरिजिनल स्टेट को दोबारा जो है प्राप्त नहीं कर सकते, या उसको जो है दोबारा उस स्टेट में नहीं ला सकते। जैसे सपोज कीजिए आपके पास आइस क्यूब है, आइस क्यूब अगर आपने मेल्ट किया और वो पानी बना, फिर आप उसी पानी को अगर दोबारा आप अगर को डीप फ्रीजर में रखते हैं तो वो पानी दोबारा से आपका वापस से आइस बन जाएगा। तो वो चेंज आपका क्या होगा, एक फिजिकल चेंज। बट केमिकल चेंज वो होगा जैसे आपने मिल्क लिया, मिल्क को आपने कर्ड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जिसके थ्रू जो है आपका दूध कन्वर्ट हो जाता है किसमें, दही में। और वो चेंज एक ऐसा है कि जो एक तरह का केमिकल चेंज है, क्योंकि आप दही से दोबारा जो है उस कर्ड से दोबारा मिल्क को जो है वापस नहीं कर सकते। इस तरह के चेंज हम चेंजेस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल, यानी कि जिनको जो है दोबारा रिवर्स उनकी ओरिजिनल स्टेट में नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें हम केमिकल चेंजेस में वो देखते हैं, वो मेनली चीज़ें ज़रा सा देख लीजिए पॉइंट वाइज। एटम्स इन द रिएक्टेंट आर रीअरेंज्ड एंड फॉर्म वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस। कोई भी आपने एक सब्सटेंस लिया, उसके एटम्स रीअरेंज होते हैं और एक दूसरे प्रोडक्ट की फॉर्म करते हैं, न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, तब हम उस चेंजेस को नाम देते हैं केमिकल चेंज। सेकेंड, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड।
इसका एग्जांपल ऐसे समझिए, मतलब कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, तो हम जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो मॉलिक्यूल में हम कोई भी सपोज कीजिए ये आपका वाटर है, वाटर का हम फॉर्मूला लिखते हैं H2O, तो H2 एक मॉलिक्यूल है पानी का, तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक तरह की बॉन्डिंग है, तो अगर इसमें कोई केमिकल चेंज होगा तो इनकी जो बीच की बॉन्डिंग है वो जो है हो सकता है पुराने बॉन्ड आपके ब्रोक कर जाएं और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो, जिससे कि आपका नया सब्सटेंस जो है बन सकता है। बट जब मैंने कहा फिजिकल चेंज, जैसे सपोज कीजिए आइस का फॉर्मूला भी H2 ही होता है, और आपने इस आइस को पिघला के पानी बनाया तो भी आपका जो है वो फॉर्मूला उसका H2O ही रहेगा, यानी कि बॉन्ड की फॉर्मेशन सेम एज प्रीवियस तरह से रहेगी जैसे आपकी आइस के फॉर्म में थी। ठीक है, बस उनकी केवल स्टेट चेंज हुई है सॉलिड से लिक्विड में। नेक्स्ट देखिए, रिएक्टेंट्स लूज देयर प्रॉपर्टी टू फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब जो ओरिजिनल आपने प्रोडक्ट लिया हुआ था, जैसे सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल दिया मिल्क का, आपने मिल्क ऑलरेडी लिया हुआ था, तो मिल्क की जो कंपोजिशन थी, यानी कि जो स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर जो बना हुआ था वो स्ट्रक्चर्स अलग था, लेकिन अब जो नया प्रोडक्ट जो आपका कर्ड फॉर्म हुआ है, वो कर्ड एक न्यू प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म हुआ है। अब उसकी प्रॉपर्टीज मिल्क से बहुत ज़्यादा डिफर हैं, और उसके अलावा अगर आप उसका केमिकल कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें आपको हो सकता है उसके बॉन्ड में भी जो है डिफरेंस मिले, और उसमें जो सबस्टांस है उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी आपको डिफरेंट देखने को मिल सकती है किसमें, केमिकल चेंज में। देखिए, अब कोई भी केमिकल चेंज होता है इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, हम उस केमिकल चेंजेस को अपने लिए ईजी बनाने के लिए, ईजी टू अंडरस्टेबल बनाने के लिए हम उन चेंजेस को जो है इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। मतलब अगर हमें उनके सिंबल्स, जो भी सबस्टेंस उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर उसके जो है हमें सिंबल्स पता है या उनके फॉर्मूले अगर हमें पता है, तो हम उनको पुट करके अपने लिए ईजी को, उस स्टडी को थोड़ा सा ईजी बना लेते हैं, जिससे कि हम जो है कम टाइम में ज़्यादा चीज़ को कवर कर सके। ठीक है, और उसी फॉर्म को हम बोलते हैं क्या, केमिकल इक्वेशन। देखिए, इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहीं पर एक एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है क्या, 4Fe + 3O2 = 2Fe2O3। ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये आपका Fe2O3, ये हम बोलते हैं रस्ट, यानी कि जो लोहे पे जंग लगता है उसके लिए, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं जाता है, इसको हम जो है थोड़ा सा आपको क्लियरली बता देता हूँ कि जो आपका जंग का फॉर्मूला था वो Fe2O3 डॉट XH2 यानी कि पानी की जो है उसमें हाइड्रेटेड पानी के मॉलिक्यूल थोड़ा सा जो है प्रेजेंट रहते हैं रस्ट में, और इसी फॉर्मूले को हम नाम देते हैं रस्ट, यानी कि लोहे पे जो जंग लगता है। ये एक तरह का एक सब्सटेंस है जिसको हम फेरिक ऑक्साइड बोल देते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि XH2O लगा हुआ है तो H2O के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हाइड्रेटेड, यानी कि नमी उसमें जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो और ये फेरिक ऑक्साइड है, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को ही हम नाम देते हैं क्या, रस्ट। तो ये रस्ट की जो फॉर्मेशन हुई, ये आपका कोई आयरन सब्सटेंस है। अब आयरन के लिए आपको पता है कि आयरन का जो सिंबल होता है वो होता है आपका Fe। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली आयरन ना लिख के हमने सीधे उसका सिंबल लिख दिया। उसके अलावा हमें पता है एटमॉस्फेयर में वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीडेशन होता है तभी आपकी रस्टिंग की प्रोसेस होती है। तो ऑक्सीजन का हमें सिंबल पता है O2 होता है, तो हमने डायरेक्ट O2 ले लिया, और जो हमारा प्रोडक्ट बना उसकी जगह हमने रस्ट ना लिख के डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लिख लिया Fe2O3.XH2। तो इस तरह के केमिकल चेंजेस को अगर हम रिएक्शन की फॉर्म में अगर हम जो है डिनोट कर देते हैं, तब हम उस तरह के रिएक्शंस को नाम देते हैं क्या, केमिकल रिएक्शंस। और ये जो इक्वेशन हमने आई है इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब देखिए, तो यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान रखने की बात है कि नॉर्मली अगर मैं इस सब्सटेंस को केवल, अगर मुझे कोई वर्ड इक्वेशन बनाने के लिए कहे और ये कहे कि मुझे केवल ये दिखाना है कि आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो है फेरिक ऑक्साइड यानी कि रस्ट की फॉर्मेशन की, तो वो कैसे हुआ, तो मैं इसके लिए सिंपल सा लिखूंगा। मुझे पता है Fe का जो फॉर्मूला सिंबल होता है वो होता है Fe आयरन का। उसके अलावा इसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन का जो सिंबल लिखते हैं हम O2 इक्वल टू जो हमारा रस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है, ये हमारा जो है नॉर्मली फॉर्मेशन होगी। इस तरह के रिएक्शन को हम नाम देते हैं स्केलेटल, यानी कि कंकाली समीकरण या स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल कहने का मतलब ये है कि क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि जितने आपके एटम्स या मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे
किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड उतने ही मॉलिक्यूल या एटम्स आपके जो है आपके आउटपुट के तौर पे निकलेंगे, क्योंकि आप उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ना ऐड कर सकते हैं ना ही कुछ वहाँ से कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन को अगर आप देखेंगे, यहाँ Fe1 है, यहाँ Fe2 है, यहाँ O3 है, एक O के साथ H2O में भी एक O एक्स्ट्रा है, तो 4 O है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास O2 है। तो इस तरह के रिएक्शन जब कोई भी इक्वेशन जो है अनबैलेंस होती है, LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS साइड, तब जब ये अनबैलेंस फॉर्म में है तब हम इस तरह की इक्वेशन को नाम देते हैं क्या, स्केलेटन इक्वेशन, यानी कि कंकाली समीकरण। इसीलिए हमें नीड होती है, क्योंकि हमें कोई भी केमिकल चेंज है उसको जो है कंजर्वेशन ऑफ मास जो लॉ है उसको ओबे कराना होता है, उसको जो है फॉलो करेंगे तभी जो है कोई भी चेंजेस हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो इसके लिए हमें नीड होती है कि इन स्केलेटल इक्वेशंस को हम कन्वर्ट करके जो है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाएं। तो आपका फर्स्ट चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लास 10th का वो यही है कि आपको जो है इक्वेशन बैलेंस करनी सीखनी है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एरो से लेफ्ट साइड जो भी पोर्शन होता है, एरो से सपोज करो कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम दिखाते हैं तो बीच में हम एक एरो लगाते हैं, एरो से जो भी इस LHS साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जो भी चीज़ें हैं इनको हम नाम देते हैं रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट बनता है राइट हैंड साइड पे यानी कि RHS साइड में, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो आपको ये चीज़ देखनी होती है कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, ये दोनों साइड आपके इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल के या जो है आपके कंपाउंड के। वो जो अगर आपके दोनों साइड अगर इक्वल हैं तब आप बोल सकते हैं कि हाँ हमारी केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या है, बैलेंस है। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या कह रहा है केमिकल इक्वेशन के लिए। देखिए कह रहा है द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक मिनट, कह रहा है द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। कह रहा है कि सिंबॉलिक तौर पे अगर आप किसी भी चेंजेस को, अगर केमिकल चेंज को दिखाते हैं तो हम उसको नाम देते हैं क्या, केमिकल इक्वेशन। फीचर ऑफ केमिकल इक्वेशन, क्या क्या करैक्टर हो सकते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप केमिकल इक्वेशन कहेंगे, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए। देखिए फीचर ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ प्लस बिटवीन देम। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए आपके पास दो रिएक्टेंट हैं A एंड B, तो ये हमेशा किसी भी केमिकल इक्वेशन के किस में, इस एरो के किस साइड लिखे जाएंगे, लेफ्ट साइड, जिसको हम बोलेंगे LHS। और इन अगर दो से या दो से ज़्यादा अगर कंपाउंड या मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो उनके बीच में साइन कैसा आएगा, प्लस का, A+B। तो ये जो हमारे A+B है ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट। सेकेंड कह रहा है द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। इसके बाद आपका कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई, क्योंकि केमिकल चेंज में आपने पता कि आपको कोई नया सब्सटेंस आपका बन के आएगा। सपोज कीजिए आपके अलग जो है कंपाउंड बन के आ गए C एंड D, तो आप इनको जो है राइट हैंड साइड पे RHS में लिखेंगे और इन दोनों के बीच में भी जो है आपका साइन कैसा आएगा, प्लस का। मतलब अगर दो या दो से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट बनने तो उनके बीच में जो साइन आएगा वो आपका प्लस का आएगा। लेफ्ट हैंड साइड वाले हमारे जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो एरो के राइट हैंड साइड में बनते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। नेक्स्ट, an arrow separates the reactant from product, the arrowhead point towards the product and indicates the direction of reaction। कह रहा है कि A+B आपने रिएक्टेंट लिया तो इसके बाद जो आपकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो राइट हैंड साइड में होगी, तो बीच में आप एक एरो लगाते हैं और इस एरो का जो हेड है, यानी कि जो एरो हेड है वो आपका जो है प्रोडक्ट की साइड में रहेगा, जिससे कि आपको ये पता चलता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। तो आपकी रिएक्शन की डायरेक्शन ये है कि रिएक्टेंट आपके आपस में रिएक्ट हुए और आपके जो है इस साइड पर आपको कोई एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होके मिल गया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन या किसी केमिकल इक्वेशन का जो फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसके बाद देखिए जो भी मैं आपको बता रहा था स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, देखिए क्या लिखा है, skeletal chemical equation, a chemical equation which simply represents the symbols and formulas of reactants and products taking part in the reaction is known as skeletal chemical equation for the reaction। इसका मतलब कि किसी भी केमिकल चेंज को दिखाने के लिए आपको जो भी उसका सिंबल या फॉर्मूला है जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो चीज़ फॉर्म हो रही है
अगर आप केवल सिंपली उनके फॉर्मूले लिखते हैं और उनके सिंबल्स रिप्रेजेंट करके अगर आप किसी केमिकल चेंज को अगर शो करते हैं, तब उस तरह के रिएक्शन को हम नाम देते हैं क्या, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और जरूरी नहीं है कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन आपकी जो है बैलेंस इक्वेशन हो, वो अनबैलेंस भी हो सकती है, इसीलिए हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए, वेट ए मिनट, देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। देखिए आपको पता है कि मैंने आपको वर्ड इक्वेशन में बोला कि मैग्नीशियम जो है वो आपका बर्न करता है किसमें, एयर में। अब आपको पता है कि मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो होता है Mg, और एयर में बर्न करने में जो हेल्प करती है वो गैस है O2। तो आपने लिखा Mg प्लस O2 और आपका प्रोडक्ट जो बना वो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब ये बैलेंस अगर ये इक्वेशन अगर देखी जाए, ये बैलेंस नहीं है, बट हमने इसमें जो है सारे सिंबल्स और फॉर्मूलाज को अप्लाई करके जो है हमने ये बता दिया कि ये केमिकल चेंज हुआ है कि मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया है ऑक्सीजन के साथ और आपका एक प्रोडक्ट बन गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह की रिएक्शन को हम नाम देते हैं क्या, स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, आगे आइए, बैलेंस इक्वेशन कह रहा है, अ बैलेंस इक्वेशन इज अ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स ऑन एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट ऑन प्रोडक्ट साइड। ये इक्वल टू का साइंस आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस इक्वेशन और कुछ नहीं है, जो आपका LHS वाला पार्ट है, उस LHS वाले पार्ट में जो आपके नंबर ऑफ एटम्स हैं जिसको आप रिएक्टेंट बोल रहे हैं LHS में, ये हमेशा इक्वल होने चाहिए किसके, प्रोडक्ट साइड के एट नंबर ऑफ एटम्स से, यानी कि जिसको हम लिखते हैं RHS में। ठीक है, अगर आपके नंबर ऑफ एटम्स LHS और RHS में अगर इक्वल हो जाते हैं और आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर ओबे हो जाता है सही से, तो आपका जो है ये कहा जाएगा कि ये केमिकल इक्वेशन आपकी कैसी है, बैलेंस। और बैलेंस करने के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। बस इसको आपको समझने के लिए आपकी जितने भी चैप्टर्स में आपको दी हुई हैं केमिकल इक्वेशन, उनमें आपको जो प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करके जो है आपको जो है ये सीखना है कि दोनों को जो है करना। वो केवल आपको है कि सिंपली मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड आप यूज़ करेंगे तो इजीली हो जाएंगी, बट ये है कि प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी उनको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद कह रहा है, इस चैप्टर में ना हमने इसके अलावा, ये तो हमने बैलेंस करने का देखा क्वेश्चन को, इसके बाद हमने कुछ टाइप्स की रिएक्शन पढ़नी है। कौन कौन सी, एक हमने पढ़नी है कॉम्बिनेशन का कंबशन, ठीक है, उसके अलावा कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, अभी एक दो और है आपकी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और ये अपनी जो है रिएक्शन आपने इस चैप्टर में कंप्लीट करनी है जिनको आपको समझना है। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। अच्छा, मैं पहले इससे पहले आपको कुछ रिएक्शन जो है करा के दिखाता हूँ बैलेंस करने के लिए। ठीक है, चलिए पहले एक इक्वेशन को ही देख लेते हैं जो अभी हमने ऊपर देखी थी, हमें इसी में दी हुई थी, उस इक्वेशन को करके देख लेते हैं। हमने कहा मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मुझे सिंबल पता है Mg का, मैग्नीशियम का, मुझे सिंबल पता है ऑक्सीजन का, मुझे फॉर्मूला पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो मैंने सिंपली इनको रिप्रेजेंट करके लिख लिया। अभी जो ये इक्वेशन मैंने लिखी हुई है ये आपकी स्केलेटल है, ये आपकी स्केलेटल इक्वेशन लिखी हुई है, ये अभी आपकी बैलेंस इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के 2 हैं, लेकिन मैग्नीशियम में आपका जो है नंबर ऑफ ऑक्सीजन केवल एटम का 1 है। तो इस तरह से अगर आपका चल रहा है तो ये आपकी स्केलेटल इक्वेशन होगी, ये आपकी जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं कहलाएगी। इसको बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों तरफ आपके नंबर ऑफ एटम्स इक्वली हो जाए, और कभी भी जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर आपका पीछे नहीं लगेगा, आप उस नंबर को कभी भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर कोई भी मल्टीप्लाई के लिए आप लगाएंगे वो नंबर हमेशा आगे से लगेगा, और उसी के बाद ही जो है आपको वो मल्टीप्लाई आप उससे कर सकते हैं। जैसे इसको करके देखते हैं, देखिए Mg 1 है, Mg 2 है, मैं पीछे नंबर तो नहीं लगा सकता, मैंने O के लिए यहाँ लगा दिया 2। ठीक है, तो ये इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 4, मैग्नीशियम के लिए 1, और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 1। अब इसको बैलेंस करने के लिए मुझे ऑक्सीजन 4 चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है मैं यहाँ पे 2 अप्लाई करता हूँ, तो मैंने 2 अप्लाई किया, लेकिन अब मेरे ऑक्सीजन कितने बने 2, मैग्नीशियम बन गए 2, तो मुझे ऑक्सीजन को 4 करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब मैं यहाँ 2 नहीं लगाऊंगा, मुझे यहाँ केवल O2 ही चाहिए। O2 करने पे मेरे यहाँ भी नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के 2 हो गए, मेरे ऑलरेडी यहाँ भी जो है नंबर ऑफ ऑक्सीजन
2 हो गए। अब मेरे जो बचा वो मैग्नीशियम बचा, क्योंकि मैग्नीशियम मेरे रिएक्टेंट साइड 1 है और मैग्नीशियम मेरा जो प्रोडक्ट साइड है वो नंबर में 2 है, तो मुझे सिंपली यहाँ mg के आगे 2 लगा दूंगा, तो 2mg प्लस O2 इक्वल टू 2mgO। अब जो ये रिएक्शन आपकी इक्वेशन आपकी जो बन के आई है, इसको बोलेंगे आप कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स अब आपके प्रोडक्ट साइड एंड रिएक्टेंट साइड दोनों साइड आपके जो है इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जांपल हमने रस्ट का लिया था, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। एक मिनट, देखिए अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको जो है ये जो इक्वेशन दी हुई है ये आपको ऑलरेडी दी हुई है बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप केवल सिंपली 4FeO2 और Fe2O3 अगर आप देखेंगे इक्वेशन केवल यही बनती है कि आयरन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और आपका बन गया फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। बट अगर आप नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि Fe कितने हैं, यहाँ पे Fe2O3 है, यानी कि Fe2 है, लेकिन यहाँ हमने Fe एक ही लिया हुआ है, तो और ऑक्सीजन यहाँ पे मेरे O2 है, वहाँ O3 है, तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए हमने सिंपली कुछ नहीं किया, Fe के सामने 4 लगाया, तो 4 लगाने से हमारे यहाँ नंबर ऑफ आयरन के हो गए एटम्स 4, ऑक्सीजन के सामने मैंने लगाया 3, तो 3 2 जा 6, यहाँ ऑक्सीजन हो गए 6। अब इधर हमारे Fe2 पहले से हैं, ऑक्सीजन 3 है, तो मैंने आगे से फॉर्मूले के आगे नंबर 2 लगाया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4, Fe के 4 हो चुके हैं और ऑक्सीजन के 3 2 जा 6, तो 4 और 6 इस साइड भी LHS साइड और 4 और 6 आपके राइट हैंड साइड, तो ये हमारी इक्वेशन कैसी हो गई, बैलेंस इक्वेशन। अब यहाँ पे जो H2O का आता है, H2O के लिए हम डॉट XH2O लिखते हैं, सिंपली XH2O, तो इस XH2O के लिए आप यहाँ पे सिंपली प्लस करके H2O डालते हैं, तो वो उसके लिए नंबर ऑफ एटम्स हम बैलेंस नहीं करते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे X लिखा हुआ है, तो X का मतलब नंबर ऑफ एटम्स ही है, तो वो वेरी कर सकते हैं 5 10 15, उनके लिए जो है उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी आपको जितने भी आपके चैप्टर्स में दिए हुए हैं केमिकल इक्वेशन, उन पे आपको प्रैक्टिस करनी है ऐसे ही करके कि जो है आपकी ये बैलेंस कैसे होंगे, LHS इक्वल टू RHS आप कैसे करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपने बहुत बार इक्वेशंस को LHS इक्वल टू RHS करके प्रूफ किया होगा कि जब तक LHS RHS की इक्वल नहीं होता तब तक वो इक्वेशन या वो आपका रिएक्शन जो है प्रूफ नहीं होती। सेम चीज़ आपको जो है यहाँ केमिस्ट्री में भी अप्लाई करनी है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे, जो हमें इस चैप्टर में कंप्लीट करनी है, ठीक है। देखिए पहला कह रहा है कंबशन, हमने पहला देखना है कंबशन। कंबशन क्या है, कह रहा है कोई एक प्रोडक्ट था, नहीं कोई एक रिएक्टेंट था जिसने O2 की प्रेजेंस में उसका ऑक्साइड बनाया A या B का, तब हमारे जो ये रिएक्शन कहलाएगी वो होगी कंबशन, क्योंकि कंबशन में दहन होता है, यानी कि जलती है, और कोई भी जलती चीज़ तभी है जब यहाँ किसकी प्रेजेंस हो, O2 की। तो O2 की प्रेजेंस में अगर कोई भी चीज़ अगर आपकी रिएक्ट कर रही है और उसी चीज़ का जो है या उसी मेटल या नॉन मेटल का आपका जो है ऑक्साइड बनता है, तब हम उसको बोलते हैं क्या, कंबशन। सेकेंड कॉम्बिनेशन, ये आपकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से इसको क्लियर कर सकते हैं, बाकी अगर जब फॉर्मूले आएंगे तो फॉर्मूले वाइज हम इसको क्लियर कर लेंगे। अभी कॉम्बिनेशन में देखिए, whenever 2 or more than 2 reactants combine together form a single product। सपोज कीजिए A एक रिएक्टेंट था, B एक दूसरा रिएक्टेंट था, दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया C, तब इस तरह के रिएक्शन को हम नाम देते हैं कॉम्बिनेशन। इनके एग्जांपल्स हम बाद में देखेंगे, पहले आप केवल सिंपली समझ लीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 or more than 2 reactants are combined together form a single product। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ठीक अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अ सिंगल सबस्टांस, सपोज कीजिए कोई A भी एक रिएक्टेंट है, वो जो है आपका ब्रेक्स करता है, यानी कि टूटता है दो अलग अलग पार्ट्स में A एंड B। तो हम इसके लिए सिंपली डेफिनेशन देते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में टूट जाता है, तब हम उस तरह के रिएक्शन को नाम देते हैं क्या, डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, वो है रिएक्टिविटी सीरीज, और उसको मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि आपके चैप्टर में कहीं पे दी हुई है कि आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पे रखा गया है, अराउंड 12 या 13 एलिमेंट्स हैं उसमें, जिनको आपको जो है रिएक्टिविटी बेस पे जो है उनको सीक्वेंस में रखा हुआ, वो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप जो है इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ पाएंगे। बट अभी हम केवल पहले इसका डेफिनेशन समझ लेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहते किसे। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कोई एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट
किसी कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से हटा के उसकी जगह खुद ले लेता है। ये देखो, ये एक जो BC है ये एक किसी मेटल या किसी एलिमेंट का जो है सॉल्यूशन है, और A इससे ज़्यादा जो है रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जब A ने BC यानी कि जो सॉल्यूशन था उसके साथ रिएक्शन की तो बना लिया AC, यानी कि B को उसकी जगह से हटाया और उसकी जगह पे जाके खुद बैठ गया, अपना सॉल्यूशन बना लिया और B को जो है सेपरेट कर दिया। डिस्प्लेसमेंट मतलब ही होता है हटाना, कि उसको उसकी जगह से हटा के डिस्प्लेस कर देना और उसकी जगह खुद ले लेना। तो इस तरह के रिएक्शन को हम नाम देते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। और लास्ट आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में है ये भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसमें एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, क्योंकि इसमें जो है आपके दोनों जो रिएक्टेंट है वो कंपाउंड फॉर्म में या सॉल्यूशन फॉर्म में रहते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपका एक रिएक्टेंट था AB एक्वस फॉर्म में और दूसरा आपका था CD एक्वस फॉर्म में। तो इसमें क्या हुआ, आपस में आयनों का एक्सचेंज हो गया। A चले गया D के साथ और आपका जो B था या D था वो A चले गया D के साथ और जो C था वो आ गया B के साथ। तो आपका जो प्रोडक्ट साइड दो अलग अलग कंपाउंड बन के आया वो आया AD एंड CB, यानी कि दोनों ने आपस में जो है अपने आयनों को एक्सचेंज कर लिया। तब इस तरह के रिएक्शन को हम नाम देते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये मेनली हमने देखनी है। अब इनको थोड़ा सा अभी थोड़ा सा और ब्रॉड तरीके से देखेंगे। ये तो नॉर्मली केवल इनकी डेफिनेशन थी जिसमें आपने ये समझा कि हाँ मतलब कैसे जो है ये रिएक्ट करती हैं। तो एटलीस्ट आपको ये तो याद होनी चाहिए, और इसी के बेस पे फिर आप जो है कोई भी रिएक्शन देख के पहचान पाएंगे कि वो रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन या कॉम्बिनेशन है। और मैंने मैक्सिमम टाइम जो है इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए स्टेप बाय देखते हैं डेफिनेशन विथ एग्जांपल्स। देखिए पहला आपका है डेफिनेशन एंड एग्जांपल में, पहला आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कह रहा है टू और मोर एलिमेंट मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट एक साथ कंबाइंड होकर केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तब हम उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसी का हमने अभी एग्जांपल भी देखा था। Mg एक अलग एलिमेंट है और इसे कंबाइंड हुआ O2 के साथ और इसने एक फॉर्मेशन कर दी किसकी, एक सिंगल प्रोडक्ट की, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और वही एग्जाम्पल देखिए आपको नीचे दिया भी हुआ है, ये देखिए 2Mg + O2 = 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट एस। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है इसको जो है आपका व्हाइट एस यानी कि व्हाइट कलर का जो है पाउडर मिलता है आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का। और ये जो सिंबल है ये आपका मैग्नीशियम का है और O2 जो आपका सिंबल है वो ऑक्सीजन का है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट थे, दोनों एक साथ कंबाइंड हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की जो है आपका क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसका नेचर कैसा होता है, तो इसका जो नेचर होता है वो आपका रेड लिटमस टू ब्लू, यानी कि कौन सी जो है ये जो है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। इसका मतलब इसका जो नेचर है वो कैसा होगा, एसिडिक या बेसिक। ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई सबस्टांस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है तो वो जो है आपका उसका नेचर होता है क्या, बेसिक, क्योंकि रेड लिटमस को ब्लू में हमेशा बदलते हैं कौन, बेस। ठीक है, कोई भी आपके पास रेड लिटमस अवेलेबल है और वो अगर आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या कि उसका जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक। अगर कोई भी सबस्टांस अगर ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर दे रेड में तब हम बोलते हैं कि उसका नेचर कैसा है, एसिडिक। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, सेकेंड टाइप देखिए, सेकेंड है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वेट ए मिनट, ठीक है, सेकेंड है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें कह रहा है सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज और ब्रेक डाउन टू गिव टू और मोर सिंपलर सबस्टांस। कह रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कुछ नहीं होता कि एक सिंगल रिएक्टेंट हो। मैंने बोला था कि ठीक आपका अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, यानी कि एक आपका रिएक्टेंट होगा और वो जो है ब्रेक्स होकर दो या दो से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देगा। देखिए इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए 2FeSO4 इक्वल टू, आपने ये जो एरो दिया हुआ है ये एरो आपका हीट का है। आपने FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट, FeSO4 को बोला जाता है फेरस सल्फेट। इसको जब आपने हीट दी तो ये अलग अलग प्रोडक्ट में टूटा। पहला प्रोडक्ट बना Fe2O3 फेरस सल्फेट, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड,
उसके बाद आपकी दूसरा प्रोडक्ट बना SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरा आपका प्रोडक्ट बना SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आपका देखिए प्रोडक्ट आपका जो रिएक्टेंट था वो सिंगल था FeSO4 फेरस सल्फेट, लेकिन जब आपने इसको हीट किया तो ये अलग अलग प्रोडक्ट में टूट गया। एक आपका बना फेरिक ऑक्साइड, एक आपका बना सल्फर डाइऑक्साइड और एक आपका बना सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो एक रिएक्टेंट का दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाने वाली जो रिएक्शन होती है उनको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे फॉर्मूले भी आपको जो है जैसे जैसे आपको फॉर्मूले के नाम बता रहा हूँ ये इनको आप जो है नोट करते रहिए, क्योंकि ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में, इसी से आप जो है पहचान पाएंगे कि आखिर में कौन सा सबस्टांस जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, देखिए ये जो फेरस सल्फेट है ये आपका फर्स्ट वाला है जिसमें जो रिएक्टेंट जिसने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड आपका पहला प्रोडक्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड दूसरा और सल्फर ट्राइऑक्साइड आपका जो है तीसरा। सल्फर डाइऑक्साइड का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है और जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो ब्राउन कलर की होती है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला नेक्स्ट आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कह रहा है क्या, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट यानी कि मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट मेटल फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन। तो उसको हम बोलते हैं क्या, जब भी कोई ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी सॉल्यूशन से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है, तब हम उसको बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए एग्जांपल में इसमें आपको दिया हुआ है क्या, Fe आयरन और इसने रिएक्ट किया ZnSO4 जिंक सल्फेट, तो आपको जो प्रोडक्ट निकल के आ गया वो FeSO4 और जिंक को इसने बाहर कर दिया। पहले जो है सॉल्यूशन था जिंक का ZnSO4, लेकिन अब ZnSO4 से इसने जिंक को हटाया और उसकी जगह आयरन ने खुद ले ली। वो इसलिए ले ली क्योंकि आयरन जिंक के कंपेरिजन में क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव, और ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से हटा देता है। तब इस तरह की रिएक्शन को हम नाम देते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, हम एग्जाम्पल्स को एक अलग वीडियोज़ में देख लेंगे जिसमें केवल आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन ही बताऊंगा, जिसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो रिएक्शन आखिर में किस तरह की है, कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, रेडॉक्स है, वो हम आगे देख लेंगे। पहले आप केवल इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू आयनिक कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कह रहा है, मैंने आपको बताया था कि वो रिएक्शन जिसमें आपस में आयनों का एक्सचेंज होता है, दो अलग अलग रिएक्टेंट हैं, दोनों के अलग अलग सॉल्यूशंस आपके पास अवेलेबल हैं, जब आपने उनको रिएक्ट कराया तो उन्होंने अपने आयंस का एक्सचेंज कर लिया और जो है दो अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट आपके फॉर्म में होकर आए, तब हम उसको बोलते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है BaCl2 प्लस Na2SO4 और एक्वस लिखा है, इसका मतलब सॉल्यूशन है। एक्वस का मतलब ये होता है कि कोई भी सब मॉलिक्यूल या कंपाउंड आपका जो है डिजोल्व है किसमें, वाटर में। तो BaCl2 प्लस Na2SO4 एक्वस इक्वल टू आपका जो प्रोडक्ट बना वो बना BaSO4 प्लस 2NaCl। जो BaCl2 है इसको हम बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। उसके अलावा जो Na2SO4 है ये आपका सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। इन दोनों ने जब रिएक्ट किया तो इससे हुआ क्या कि आपके जो आयन थे किसके, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की, ये आपस में एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज कैसे, देखिए BaCl2 से जो आपका Ba निकल के चले गया, ये चले गया SO4 के साथ, और यहाँ से जो Na2 था ये निकल के आ गया Cl2 के साथ। तो आपका जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो हो गया BaSO4 और प्लस 2NaCl। जो BaSO4 है इसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट, ये आपका है बेरियम सल्फेट। ठीक है, और जो NaCl है इसको आप जानते हैं कॉमन सॉल्ट है और इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी और आपका बेरियम सल्फेट, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट आगे किससे, एक्सचेंज ऑफ आयन से, यानी कि आपस में दोनों सबस्टांस के आयन ने आपस में एक्सचेंज किया, तब हमने उसको नाम दे दिया क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एक बार Ba डिस्प्लेस कर रहा है SO4 के साथ जाने के लिए, एक बार Na2 डिस्प्लेस कर रहा है Cl के साथ आने के लिए। ठीक है, तो दो तरह के अगर दो बार अगर आपका एक्सचेंज होता है आयनों का, तब हम उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इसका एक ही एग्जाम्पल यहाँ पे एक और दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में कह रहा है PbNO3 प्लस 2Ki। जो PbNO3 है इसको हम बोलते हैं लेड नाइट्रेट, ये आपका है लेड नाइट्रेट। ठीक है, और जो Ki है इसको हम बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। K सिंबल होता है पोटेशियम का, I होता है आयोडीन का, तो हम इसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड।
और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मतलब प्रॉपर तरीके से अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो केमिस्ट्री वाले पोर्शन में तो एटलीस्ट आप जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं उनके नेम और उनके फॉर्मूले ये आप जो है सारे कवर करते हुए चलेंगे साथ में, और इनका रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपके जब फॉर्मूले होंगे तभी आप रिएक्शन में जो है उनके नेम या जो है उनके फॉर्मेशन जो है बता सकते हैं कि ये किस तरह की रिएक्शन उसमें हो रही है। ठीक है, तो ये था आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए PbNO3 एक कंपाउंड था लेड नाइट्रेट, इसने रिएक्ट किया पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो क्या आपका बना PbI2 लेड आयोडाइड और आपका KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो अब इसमें भी देखिए Pb आपका चले गया I के साथ और जो K था वो निकल के आ गया NO3 के साथ, तो आपका PbI2 लेड आयोडाइड एंड KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ये दोनों आपके जो है अलग अलग प्रोडक्ट बन गए बाय देयर एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम नाम देते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, उसके बाद आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन सिंपली है, कुछ नहीं, नाम ही ऑक्सीडेशन लिया है, इसका मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। देखिए इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन ऐड होगी या हाइड्रोजन रिमूव होगी, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, या फिर कोई भी आपका एलिमेंट है या कंपाउंड है उससे अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है लॉस हो रहा है, तब हम उस तरह की रिएक्शन को नाम देते हैं क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए एग्जांपल दिया हुआ है Mg+O2 = MgO। मैग्नीशियम के साथ पहले कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट साइड में उसके साथ ऑक्सीजन आ गया है, इसका मतलब मैग्नीशियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना ही आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। दूसरा Cu+O2 = CuO। कॉपर था, कॉपर ने आपका जो है रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, तो आपका जो है क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। तो पहले Cu के साथ कोई भी आपका जो है ऑक्सीजन नहीं था, अब जो है आपका Cu के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ चुकी है, इसका मतलब क्या होगा आपका वो कॉपर ऑक्साइड, यानी कि उसका भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये आपके होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए सिंपली आप यही याद रखेंगे। उसके बाद अगला आपका रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का ठीक अपोजिट रिएक्शन जो होती है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन। अगर रिडक्शन रिएक्शन है इसका मतलब क्या, वो ठीक अपोजिट है ऑक्सीडेशन के, तो इसका मतलब पहले अगर ऑक्सीडेशन में एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन था तब हम उसको ऑक्सीडेशन बोल रहे थे, इस पे ठीक हमने उल्टा रखना है क्या, कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो हम उसको बोल सकते हैं क्या, रिडक्शन रिएक्शन। देखिए इन रिडक्शन रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऊपर हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ होगा जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी ऐसे रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, या हाइड्रोजन ऐड हो रही है, या ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तब उस तरह की रिएक्शन को हम नाम देते हैं क्या, रिडक्शन रिएक्शन। इसका देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है CuO+H2, जो आपका कॉपर ऑक्साइड था उसने रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ, तो Cu आपका सेपरेट हो गया और बन गया H2O। अब देखो यहाँ पे CuO में पहले O प्रेजेंट था, लेकिन अब प्रोडक्ट साइड में Cu आपका जो है सिंपली सेपरेट हो चुका है, उससे ऑक्सीजन निकल चुकी है, इसका मतलब CuO का क्या हो गया, रिडक्शन। CuO का Cu में क्या हुआ, रिडक्शन। और यहाँ H2 अकेले था और H2 के साथ अब क्या आपकी जुड़ गई ऑक्सीजन, तो यहाँ पे H2 का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन को हम नाम देते हैं क्या, रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन अभी ये जिस रिएक्शन में दोनों आती है उसको हम रिडॉक्स बोलते हैं, उसको हम अगले उसमें देखेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि रिडक्शन में मतलब क्या, कि ऑक्सीजन का रिमूवल होना, या हाइड्रोजन का ऐड होना, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह की रिएक्शन को हम नाम देते हैं क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब एक टर्म आती है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन कुछ नहीं है, सिंपली जब कोई रिएक्शंस में आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, तब हम उस तरह की रिएक्शन को नाम देते हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली, एक ही रिएक्शन में साथ साथ आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अगर होता है, तब उस तरह की रिएक्शन को हम नाम देते हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, वेट अ मिनट, ये थोड़ा सा क्लियर यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं इसको लिख देता हूँ रिएक्शन को। देखिए रिएक्शन लिखी हुई है CuO+H2 = Cu और +H2, जो अभी आपने ऊपर रिडक्शन में देखी थी वही रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है। मैंने आपको बोला CuO
CuO से कन्वर्ट होके बना आपका Cu, यानी कि ऑक्सीजन जो है बाहर चलेगी, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं क्या, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं रिडक्शन। नीचे H2 को देखिए, ये H2 पहले सिंपली H2 था, अब इसके साथ एक ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है, तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी एक ही रिएक्शन में अगर साइमल्टेनियसली अगर रन करती है, तब इस तरह की रिएक्शन को हम नाम देते हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आज के लिए मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए इस चैप्टर को यहीं पे अभी क्लोज करते हैं, क्योंकि इसका एक पार्ट और लाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा लेंथी चैप्टर है और थोड़ा सा डीपली अभी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अभी और भी टॉपिक्स आपके हैं। फिलहाल आप इतना कवर कीजिए, बाकी मैं जो है टेलीग्राम पे आपका लर्निंग ट्रैक नाम से जो है चैप्टर टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, तो उस पर जो है आप मैं इस PDF को अपलोड कर दूंगा, तो जिसको भी अगर रिविजन करना हो तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो है चैप्टर वाइज जो है नोट्स की जो है पूरी PDF अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को फिलहाल यहीं पे ब्रेक करते हैं, फिर इसका जो सेकंड पार्ट भी आएगा उस पार्ट बी में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज जितना कराया गया है इतने को फिलहाल रिवाइज कर लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।